बट समिया बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, और है। इसीलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस बारे में कुछ बात नहीं कर रही है। उसने संतों के एक धड़े को आगे रखा हुआ है, ठीक वो है, लड़ाई हो रही है बस। ठीक है, मैं विनोद जी के पास आऊं, लेकिन समी साहब, ये पूरा विवाद तो आपके बिहार से शुरू हुआ है। बिहार में किस तरीके से पैन आउट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बिहार में इस बार की जो पूरी लड़ाई है वो बीजेपी बनाम जो मंडल पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनके साथ है, यानी जनता दल यूनाइटेड, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, कांग्रेस भी उसमें जुड़ी हुई है। वहां इसकी शुरुआत हुई है। वहां पे इसको किस नजरिए से देखा जा रहा है, और जनता के बीच में, और ओबीसी और दलित तबके में कैसे देखा जा रहा है इसको? देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे तो अभी ये मामला है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने एक तरह से बैकआउट कर लिया इस मामले में। दोनों ने कहा कि भाई ये धर्म का मामला है और उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अंततः ये बहस जो है वो आवाम के बीच आ गई है, जनता के बीच आ गई है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, काफी बहस हो रही है। और कई लोग जो बिल्कुल नहीं जानते थे कि अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है, उन लोगों के बीच ये बहस का मुद्दा बन रहा है। अब देखिए आगे जो है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या कांग्रेस पार्टी, हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा रिजर्वेशन है इस मामले में, लेकिन इन दोनों को नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियों को नहीं है शायद। इसीलिए कल जो एक बड़ी सभा हुई, यहाँ रैली हुई भाकपा माले की, उसमें ये बात कही गई कि भाजपा को हमने राज से तो अलग कर दिया है, समाज से भी अलग करना होगा, समाज से बेदखल करना होगा। तो ये जो समाज से बेदखल करने की बात है, वो दरअसल इसी तरह की चीजों से आ सकती है, इसी इन्हीं तरह के मुद्दों से। क्योंकि आप महंगाई की बात कर लें, आप शिक्षा में गिरावट की बात कर लें, और सारी बातें कर लें, तो उनका एक ही जवाब होता है कि भाई बाकी काम बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। तो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, उस माहौल बंदी को तोड़ने के लिए इन्होंने एक बात लाई है। और मुझे लगता है कि बिहार में ये एक बार फिर जोर पकड़ेगा। अभी थोड़ा लल है, अभी थोड़ा तूफान से पहले जिसको कहते हैं खामोशी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे और चीजें नजदीक आएंगी, तो ये मामला उठेगा। हो सकता है कि तेजस्वी यादव और हमारे नीतीश कुमार उस तरह से नहीं लाए, लेकिन बाकी नेता लाएंगे। और समाज के बीच में जब ये बात जाएगी तो ये बहस का मुद्दा बदलेगा। अभी तो बस एक ही मुद्दा रहता है, एंटी मुस्लिम, सारी बातें एंटी मुस्लिम होती हैं, मुसलमानों के खिलाफ कैसे क्या किया जाए। लेकिन अगर बहस का मुद्दा मुसलमानों से हट के रामचरितमानस पे आएगा या हिंदू समाज पे आएगा, तो फिर बात बदलेगी। और यही बात जो आप कह रहे थे कि बीजेपी के लिए चिंताजनक है, वो है। क्योंकि उन्होंने इसको रामचरितमानस पर बहस रखने नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि ये राम पर बहस है। तो बहस आगे ये होगी कि ये सारी बहस जो है वो रामचरितमानस पे है, ना कि राम पे है। बीजेपी कोशिश करेगी कि हम इसको ले जाए वहां तक, और इनकी कोशिश रहेगी कि हम उनको वहां तक ले जाने नहीं दें। और एक बात जो आप कह रहे थे, मैंने आपकी बात सुनी कि अभी एक एक साल पहले की बात है, 2019 में भी लगभग इसी तरह की बात सोचते थे लोग, और अचानक वो पुलवामा और बालाकोट हो जाता है। तो अमित शाह अगर कुछ उस तरह की बात सोचे हुए होंगे तो किसी को कैसे अंदाजा हो सकता है। लेकिन मैं इनकी पूर्णिमा जी की बात सुन रहा था बहुत गौर से, और उनकी चिंता मुझे जायज लग रही थी कि आखिर क्या बात है, कैसे इतना पहले से इतना कॉन्फिडेंस है। ये बात भी सही है कि थोड़ा अपना इस बोस्ट करने के लिए लोग कह देते हैं, हाँ, अपना कि हम बहुत एकदम से हम सब कुछ जीत रहे हैं, सामने कोई नहीं है। लेकिन अगर ये बात कह रहे हैं और इसके पीछे कोई आधार है, तो वो बहुत गंभीर बात हो सकती है। सभी हमको साहब, पता नहीं 2023 के अंत तक के 2024 के। जी। सभी साहब, देखिए, मेरा मानना यह है कि जी। राजनीति जी। अभी 1.25 साल का वक्त है, और 1.25 साल में कुछ भी हो सकता है। ये जो लोग कहते हैं नहीं अभी से तो बिल्कुल तय हो गया, कि मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि जब 2009 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2011 तक यही कहते थे, अरे 2014 भी हमारे हाथ से गया, बड़ा मुश्किल, अब तो 2019 की तैयारी करें। और ये पार्टी के बड़े सीनियर लोग थे जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा है ये बात। तो मुझे किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। और यहां तक कहा था कि क्या आप चुनाव हार गए तो क्या पार्टी का दफ्तर बंद कर दे, क्या यहां तक बात हो रही थी, इस तरीके की निराशा थी। तो 1.5 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, और कोई भी कहीं भी पासा पलट सकता है। मेरा सवाल आपको इस बात को लेकर यह है कि बिहार वो राज्य है जिसने पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए को दी थी। अगर इस बार बीजेपी वहां अकेले लड़ रही है, और ये मानस का मुद्दा अगर खड़ा हो जाता है, तो क्या बीजेपी सिर्फ अगड़ों की पार्टी बन के रह जाएगी, या जो पिछड़े जुड़े हुए थे जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, वो उनके साथ जुड़े रहेंगे इस विवाद के बावजूद भी? आपको क्या लगता है? एक बात तो आप लिख लीजिए, जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था, 39 तो नहीं आने जा रहा।
वो अगर 10 से 15 भी आ जाए, अगर ये लोग साथ रहते हैं तो, अगर इनका कुछ आपस में फूट रहा है तो अलग बात है, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि 15 सीटें कैसे जीत गई बीजेपी। तो अगर ये मानस विवाद हो या ना हो, तब भी अगर ये लोग एकजुट रहे, जैसे कल वहाँ माले के जो प्रोग्राम था उसमें जो बातें आई, या फिर उनके जो आगे प्रोग्राम होने वाला है, उस सिलसिले में मैं कह रहा हूँ कि 39 का सपना तो अब बीजेपी के लिए सपना ही रह जाएगा, वो तो नहीं होने जा रहा है। क्योंकि उनके सामने जो दूसरे दल हैं, जो सहयोगी दल है, उसका भी कहीं पता नहीं है। रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, वो उनके बेटे के पास है या उनके भाई के पास है, इसका भी अभी फैसला होना है। तो उनके पास कोई है नहीं उस तरह से। तो बिहार से तो मुझे लगता है कि वो उनको 15 सीट अगर आ जाती है तो उनके लिए काफी होगा, और कोई मुझे लगता नहीं है। रामचरितमानस, जाहिर है ये विवाद अगर बढ़ेगा तो और नीचे ही आ सकता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, यूपी का मुझे अंदाजा नहीं है कि वहां पर क्या किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि यूपी में जो एकता दिखनी चाहिए यहाँ की तरह, बिहार की तरह विपक्षी दलों में, वो शायद नहीं है वहां पे। जी। बिल्कुल। विनोद जी, आप कुछ इंटरवीन करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सवाल इसी बात को लेकर ही है, क्या ये मुद्दा पिछड़ों और दलितों को बीजेपी से दूर करेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए, ये मुद्दा नया नहीं है। पहले तो मैं बताऊं आपको, मैंने एक ट्वीट किया है, अगर आपने देखा हो, कि स्वामी प्रसाद मौर्य वही प्रयोग दोहरा रहे हैं जो कवि हरदक संघ के रामस्वरूप वर्मा ने मानस की इन्हीं चौपाइयों के विरोध से किया था। वर्मा का प्रयोग समय से पहले था और मौर्य का समय के बाद तब है जब मंडल से लाभान्वित कई पिछड़ी जातियां हाथ में कमंडल ले चुकी हैं। इसलिए ये दुधारी तलवार है। दरअसल क्या है कि पिछड़ों का सशक्तिकरण मंडल के बाद जिस तरह से हुआ है, और बीजेपी ने भी उस सशक्तिकरण में काफी योगदान दिया है। पूर्णिमा जी यहाँ बैठी हुई है, कल्याण, ये अपने हमारे मित्र उत्कर्ष जी भी जानते हैं, कल्याण सिंह को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बीजेपी का मंडलाइजेशन का ही एक प्रयोग था, कि वो मंडल के बाद बीजेपी पिछड़ों के बीच, वो तब से गोविंदाचार्य की सोशल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा था। और वो जो मंडल जातियां सशक्त हुई बीजेपी के साथ जाकर के, उसमें गैर यादव जातियां काफी हैं। वो बिहार में भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और वो हाथ में कमंडल पकड़े हुए हैं। अब ये जो रामचरितमानस वाला विवाद बहुत कैलकुलेटेड ढंग से, सुनियोजित तरीके से खड़ा किया गया है, और ये बिहार से और उत्तर प्रदेश से दोनों के तार जुड़े हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और जेडीयू के नीतीश कुमार, ये तीनों इस मुद्दे पर एक हैं। और इसमें एक फैक्टर और है, ये मानस के जरिए, देखिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर अमित शाह जी ने, आपको याद करिए, त्रिपुरा में भाषण देते हुए कहा था कि राहुल बाबा नोट कर लीजिए, 1 तारीख को राम मंदिर जो है 1 जनवरी से काम पूरा हो जाएगा और शुरू हो जाएगा, मतलब उद्घाटन उसका। यानी ये संकेत दे दिया था कि राम मंदिर जो है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा होगा। उसके बाद ही चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आता है, और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एक्टिव होते हैं। तो राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी कोर मुद्दा बना के लाना चाहती है, उसकी काट के लिए रामचरितमानस को उठा करके, क्योंकि राम जो घर घर पहुंचे और रामचरितमानस के जरिए पहुंचे, वाल्मीकि रामायण के जरिए नहीं पहुंचे। तो राम को घर घर पहुंचाने में जो सारा योगदान तो गोस्वामी तुलसीदास जी का है। तो इसलिए बहुत तरीके से वो रामस्वरूप वर्मा वाली जो पॉलिटिक्स थी अध्यक्ष की, उसको फिर से ऊपर लाया गया और रामचरितमानस को उठाया। और सही कह रहे हैं उत्कर्ष कि खाली एक चौपाई नहीं है, कितने 135 से 140 कितने दोहे, कितनी चौपाइयां हैं जिनमें इस तरह के नैरेटिव वो है। क्योंकि 500 साल पहले जब लिखी गई, उस समय के जो सामाजिक मूल्य थे उसके हिसाब से तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें जाति जनगणना भी जुड़ेगी, ये भी आप देखिएगा। क्योंकि देखिए, बिहार में तो स्पष्ट है कि अगली जातियां पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने कभी अगली जातियों को लुभाने के लिए कोई बहुत सार्थक कोशिश भी नहीं की। जो आ गए समाजवादी विचारधारा के लोग, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग या शिवराम तिवारी जैसे लोग, वो अलग बात है, बाकी उन्होंने अगली जातियों को परवाह भी नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बहुत कोशिश की। परशुराम की मूर्ति का अनावरण, परशुराम जयंती जो छुट्टी उन्होंने घोषित की थी, बाद में हटा दी गई, उसका फिर से जो है करने की बात, तमाम ब्राह्मण नेताओं को जोड़ना अपने साथ, इस तरह से हरिशंकर तिवारी के बेटे से लेकर के और पूर्वांचल से लेकर। लेकिन चुनाव में अखिलेश यादव को ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला और पिछड़ों का वोट
काफी हद तक बीजेपी के साथ रहा गया। ये बात अखिलेश यादव समझ चुके हैं, इसलिए वो तय कर चुके हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव और आगे का विधानसभा चुनाव पूरा पिछड़ों के ध्रुवीकरण पर लड़ेंगे। और इसीलिए रामचरित मानस का जो विवाद शुरू किया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई अपनी इच्छा से नहीं शुरू किया, उसके पीछे पूरी सहमति है, पूरा जो है समर्थन है समाजवादी पार्टी का। इसीलिए रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह को आज हटाया गया, क्योंकि दोनों जो है उनके खिलाफ थी। और राजू दास जैसी घटनाएं जो है और उसको हवा दे रही है। तो मैंने यही लिखा है कि दुधारी तलवार है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कैच 22 की सिचुएशन है। वो रामचरित मानस ऐसा नहीं हो सकता कि वो राम को अपना ले और मानस को डिसोन कर दे, ये संभव नहीं है। राम और रामचरित मानस को आप अलग कर ही नहीं सकते। वाल्मीकि रामायण जो है वो लोगों की जनस्मृति का ग्रंथ नहीं है, वो रामचरित भले कोर्ट का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन अखंड रामायण के पाठ, सुंदरकांड के पाठ मंगल को, हर मंगल को घर घर में रामचरित मानस जो है पूजा, रामचरित मानस हर एक हिंदू के घर में पूजा के स्थान पर रखी रहती है, कहीं लाइब्रेरी में नहीं रखी रहती। तो वो तो धार्मिक ग्रंथ कोर्ट कहे ना कहे, लेकिन हिंदू तो मानते हैं उसको। तो अब ऐसे में भाजपा की दिक्कत ये है, भाजपा के एक प्रवक्ता ने मुझे बताया कि उनके बाकायदा निर्देश एक मानस से संबंधित किसी बहस में आप लोग नहीं जाएंगे, तो मानस वाली बहस में जाते ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा भाजपा भी से काट नहीं निकाल पा रही है। मोहन भागवत ने कोशिश की थी, कुछ जातियों को उल्टा पड़ गया, वो ब्राह्मण महासभा से बयान आने लगे और ब्राह्मणों को लगा कि ये तो क्या हो गया, वो तो कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठा रही थी, वो भी एक उल्टा पड़ जाता। तो इसलिए इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अभी कैश 22 की सिचुएशन पे है। वो गुड़ भरा हंसिया ना निकलते हुए ना उगलते कि मानस को डिसोन करके राम को ले ले, कैसे कर ले। और अगर मानस को रखते हैं, राम को रखते हैं, तो पिछले सामने खड़े हुए हैं। ये जो बड़ी मुश्किल से एक अम्ब्रेला बनाया है पिछड़ों को साथ लेने का, वो अगर चले गए निकल करके, तो भाजपा तो फिर आ जाएगी पुरानी स्थिति पे। तो ये एक समस्या भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी के पास इसकी काट क्या है 2024 के लिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्णिमा जी की चिंता स्वाभाविक है, उनको लगता है कि कौन सी सेटिंग है, कौन सी गेटिंग है, क्या व्यवस्था है, क्या तंत्र है, क्या मंत्र है जो कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, क्या हम ये उम्मीद करेंगे अमित शाह जी कहेंगे नहीं 2024 में बड़ा कड़ा मुकाबला है हमारा विपक्ष के साथ, क्या वो इस तरह का बयान देंगे? मैं तो ऐसी उम्मीद कतई नहीं करता कि अगर उनसे पूछा जाए भाषण से तो कहते नहीं 2024 बड़ा कठिन है हमारे लिए, बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो भाई वो तो यही कहेंगे ही कि हमारे वो गृह मंत्री भी हैं, वो कहेंगे। अगर उनको फीडबैक उल्टा भी आ रहा हो, मान लीजिए कि बड़ा कड़ा मुकाबला है, तब भी वो यही कहेंगे कि नहीं हमारे लिए मैदान साफ है, हम बिल्कुल एक तरफा है, कोई सामने नहीं है, हम तो बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में 300 क्या 350 ज्यादा सीटें